हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर में। पिछले वीडियो में मैंने धन विधेयक के बारे में पूरा बताया है, किस किस तरीके से धन विधेयक और वित्त विधेयक क्या क्या है, क्या क्या प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर पार्लियामेंट से संबंधित है। उसके अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितने भी विधायी प्रोसेस होते हैं, उन सभी को मैंने डिस्कस किया हुआ है। जिन लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। आज हम देखेंगे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? जब राज्यसभा और लोकसभा यानी कि दोनों सदनों में किसी भी विधेयक को लेकर कोई गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को आहूत करता है और उसी हिसाब से फिर जब दोनों सदनों में अगर मिलकर जो बैठक बुलाई गई है, अगर उसमें सर्वसम्मति से या बहुमत से कोई बिल पारित हो जाता है तो वह कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर वो क्या करता है, एक कानून का रूप धारण कर लेता है। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की एक असाधारण व्यवस्था की गई है। यह निम्नलिखित तीन में से एक परिस्थिति में बुलाई जाती है, जब एक सदन द्वारा विधेयक पारित कर दूसरे सदन को भेजा जाता है। यह सारा का सारा मैंने एम लक्ष्मीकांत बुक से लिया हुआ है। आप चाहें तो अगर पीडीएफ के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो पीके एजुकेशन कोर पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर। देखते हैं, यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है तो सपोज करिए लोकसभा से कोई बिल पास होकर पहुंचा है और राज्यसभा में पहुंचा है, राज्यसभा में उसे क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों के मानने से असहमत हो जाए या फिर जो संशोधन करके भेजा है उसको दूसरे सदन मानने से इनकार कर दे, दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 महीने से ज़्यादा समय हो जाए, दूसरे सदन ने विधेयक को अपने पास ही रख लिया और 6 महीने हो गए और उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो क्या करेगा, तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। उपरोक्त तीन परिस्थितियों में विधेयक को निपटाने और इस पर चर्चा करने और मत देने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला लेता है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में ही आहूत की जाती है। ध्यान रखिएगा, धन विधेयक के मामले में जो बैठक है वो आहूत नहीं की जाती है संयुक्त बैठक, क्योंकि राज्यसभा के पास शक्तियां बहुत कम है उसको लेकर। तो साधारण विधेयक होगा या फिर वित्त विधेयक के मामले में ही इसे बुलाया जाएगा। धन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक के बारे में इस प्रकार की संयुक्त बैठक आहूत करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मतलब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो कोई जो बैठक होगी संयुक्त बैठक वो नहीं बुलाई जाएगी और धन विधेयक में भी नहीं बुलाई जाएगी। धन विधेयक के मामले में संपूर्ण शक्तियां लोकसभा को ही है, जैसा कि मैं बता चुकी हूं, जबकि संविधान संशोधन विधेयक के बारे में दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना अनिवार्य है। जबकि धन विधेयक में क्या है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि धन विधेयक में लोकसभा ही पारित करके भेज देती है और राज्यसभा की संस्तुतियों को मानने उसकी मर्जी है, मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा बिना सिफारिश के भी भेज सकता है और अगर संशोधन करके भेजता है, मानना ना मानना सारा का सारा लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। 6 माह की अवधि में उस समय को नहीं गिना जाता है जब अन्य सदन में 4 क्रमिक दिनों हेतु सत्रावसान या स्थगन रहा हो। अगर सदन सत्र में नहीं होगा तो फिर उसका कोई मानने का मतलब नहीं है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। मतलब जब सत्र ना चल रहा हो, सत्रावसान का मतलब, या फिर स्थगन रहा हो। यदि कोई विधेयक लोकसभा विघटन होने के कारण छूट जाता है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, लेकिन संयुक्त बैठक तब बुलाई जा सकती है जब राष्ट्रपति इस प्रकार की बैठक का नोटिस दे देते हैं जो लोकसभा विघटन से पूर्व जारी कर दिया गया हो। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार का नोटिस देने के बाद कोई भी सदन इस विधेयक पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है। जब नोटिस दे दिया गया है तो इस पर कोई भी सदन कोई भी कार्यवाही इस पर नहीं करेगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है और जब वो उपस्थित नहीं होगा तो फिर उपाध्यक्ष कर लेगा। यदि उपाध्यक्ष भी नहीं है तो फिर कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति यह दायित्व निभाता है। सभापति की बात नहीं करी जा रही, यहाँ पर किसकी बात करी जा रही है? उपसभापति की। और अगर उपसभापति भी नहीं है तो कौन करेगा? संयुक्त सभा बैठक की उपस्थित सदस्यों द्वारा इस बात का निर्णय किया जाएगा कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, जब वो उपस्थित नहीं होगा तो उपाध्यक्ष करेगा, जब उपाध्यक्ष नहीं होगा तो उपसभापति करेगा। इसमें क्या स्किप हो गया? सभापति स्किप हो गया है। तो इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता
कौन करेगा? यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि साधारण स्थिति में इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति नहीं करता है, क्योंकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। समझ गए ना आप इस बात को? वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। मुझे याद आ रहा है, शायद मैंने एक वीडियो में ये बोल दिया था कि राज्यसभा का सभापति करता है, तो आप उस बात को जरा ध्यान रख लें। सभापति नहीं करता है, वो धोखे से मेरे से बोल दिया होगा मैंने। इसमें तीन लोग ही करते हैं। एक तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष करेगा, उपसभापति करेगा। जब उपसभापति भी नहीं होगा तो राष्ट्रपति के द्वारा किसी व्यक्ति को उन्हीं सदस्यों में से बताया जाएगा कि ये अध्यक्ष के तरीके से काम करेगा। सभापति नहीं करता है। इस संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। मैंने कोरम या गणपूर्ति के बारे में भी पूरा वीडियो डाला हुआ है। संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा में प्रक्रिया के नियमों के अनुसार संचालित होती है, न कि राज्यसभा के नियमों के अनुसार। संयुक्त बैठक में जो भी कार्रवाई या जो भी प्रक्रिया चलेगी वो सारी की सारी लोकसभा के हिसाब से ही चलेगी। यदि विवादित विधेयक को इस संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की संख्या के बहुमत से पारित अगर कर दिया जाता है तो यह माना जाता है कि विधेयक को दोनों सदनों ने पारित कर दिया गया। सामान्यतः लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस संयुक्त बैठक में उसकी शक्ति ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर भी उसकी शक्ति ज़्यादा हो रही है। संविधान में यह उपबंध है कि संयुक्त बैठक में कोई भी संशोधन केवल 2 परिस्थितियों के अलावा नहीं किया जाएगा। अब कौन कौन सी 2 परिस्थितियां हैं? वे संशोधन जिनके बारे में दोनों सदन अंतिम निर्णय न ले पाएं, तथा वे संशोधन जो इस विधेयक के पारित होने में विलंब कारणों से अनिवार्य हो गए हों। कोई संशोधन है उसमें फालतू में विलंब अगर हो रहा है, देर हो रही, तो उसके बारे में भी बात करी गई। 1950 से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को 3 बार बुलाया गया। देखिए कब कब बुलाया गया जो संयुक्त बैठक द्वारा पारित हुए हैं। एक तो था दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960। कई बार एग्जाम में ये चीज़, स्पेशली यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977 में किया गया। आतंकवाद निवारक विधेयक 2002। तो 3 ही अभी तक ऐसे, चाहे तो आपसे संख्या पूछ सकता है या फिर क्या पूछ सकता है, नाम लेकर भी, कि दहेज, बैंक और आतंकवाद, इनसे संबंधित संयुक्त बैठक को बुलाया गया। संसद में बजट के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संविधान ने बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा है। संविधान में क्या कहा गया है? बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण बताया गया कि पिछले वर्ष में किस तरीके से जो योजनाएं थी उन पर क्या खर्च हुआ, क्या क्या प्रावधान हुए, कितना खर्च हुआ, कितनी आगामी खर्च होने की उम्मीद है आगे आने वाले वर्ष में, उसको लेकर पूरा खाका खींचा जाता है, उसी के बारे में बताया जाता है। दूसरे शब्दों में बजट शब्द का संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। ये कई बार यूपीएससी में पूछा गया है और यूपीपीसीएस में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यह वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रचलित नाम है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्च का विवरण होता है, जो कब से कब प्रारंभ होती है। 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक होता है। यह भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस में खूब कई बार पूछा गया है। बजट में क्या शामिल है उसके बारे में देखते हैं। राजस्व एवं पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां, जो भी राजस्व है या जो जिस तरीके से एकत्र हुआ है उसकी अनुमानित प्राप्तियां क्या क्या हैं। राजस्व को बढ़ाने के उपाय एवं उपाय और साधन क्या क्या हैं। ये उपाय नहीं, उपाय। खर्च का अनुमान क्या है। वास्तविक प्राप्तियां एवं खर्च का विवरण क्या है। आगे आने वाले साल के लिए आर्थिक एवं वित्तीय नीति, कर व्यवस्था का, खर्च की योजना एवं नई परियोजनाओं को बारे में बात करी जाती है। भारत सरकार के 2 बजट होते हैं, रेलवे बजट और आम बजट। जो अभी तक चले आ रहे थे वो रेलवे बजट और आम बजट 2 थे। पहले बजट में सिर्फ रेलवे मंत्रालय का आय व्यय शामिल होता था, जबकि आम बजट में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, रेलवे के आय व्यय को छोड़कर, के आय व्यय का विवरण होता है। रेलवे बजट को आम बजट से एकवर्ट समिति की सिफारिश, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 1921 में इसे अलग किया गया था आम बजट से, एकवर्ट समिति की सिफारिश से। इसके कारण क्या थे देखते हैं। रेल वित्त में लचीलापन लाना, रेलवे की नीति निर्धारण के जो अवसर हैं उनको उपलब्ध कराना, रेलवे राजस्व से सुनिश्चित वार्षिक अंशदान उपलब्ध कराकर सामान्य राजस्व की सततता को सुनिश्चित करना। मतलब कुल मिलाकर रेलवे से जितने भी तरीके के प्रॉफिट होते हैं उन सारी चीज़ों को समझना और उनको अच्छे से रेलवे को बढ़ावा देना।
रेलवे को अपने विकास के लिए कार्यरत करना, साधारण राजस्व को नियत वार्षिक भाग अदा करने के बाद जो बचता है। अगस्त 2016 में केंद्र सरकार ने रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में समाहित करने का निश्चय लिया। इस उद्देश्य से वित्त मंत्रालय ने एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसमें दोनों मंत्रालयों के अधिकारी होंगे और जो विलय को संभव बनाने के लिए कार्य करेंगे। जब दोनों बिल समान किए जाएंगे, मिलाए जाएंगे, तो उनके लिए जो कार्य होगा या जो प्रावधान होंगे उनको किया जाएगा। एक अलग रेलवे बजट की सालों पुरानी परंपरा को छोड़कर मोदी सरकार के अनुसार एजेंडा का ही एक हिस्सा है। संवैधानिक उपबंध की अगर हम बात करते हैं, संविधान में बजट के क्रियान्वयन को लेकर बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। राष्ट्रपति इसे हर वित्तीय वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करवाएगा। कौन पेश करवाता है? राष्ट्रपति। बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई अनुदान की मांग नहीं की जाएगी। कोई भी अनुदान की मांग क्या होगा? नहीं की जाएगी। समेकित विधि निर्मित विनियोग के भारत की संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जाएगा। राष्ट्रपति की परमिशन के बिना कोई भी काम ऐसा नहीं होगा। बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के कर निर्धारण वाला कोई विधेयक संसद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। इस तरह के किसी विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाता है। विधि प्राधिकृत के सिवाय किसी कर की उगाही या संग्रहण नहीं किया जाएगा। जो विधि द्वारा प्रक्रिया बनाई गई है उनके अलावा किसी भी तरीके का टैक्स कलेक्शन या संग्रहण नहीं किया जाएगा। संसद किसी कर को कम या समाप्त नहीं कर सकती है, लेकिन इसे बढ़ा सकती है। संविधान में संसद के दोनों सदनों की बजट के संबंध में भूमिका को भी निम्नलिखित मामलों में व्याख्यात किया गया है, बताया गया है। क्या क्या है कि धन विधेयक या वित्त विधेयक को राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। बात करी जा रही है धन विधेयक की और वित्त विधेयक की। ये दोनों के दोनों राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। इसे केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है। राज्यसभा को अनुदान मांग पर मतदान की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, वह लोकसभा को ही विशेष सुविधा है। इस तरीके की सुविधा किसे? केवल और केवल लोकसभा को ही प्राप्त है। राज्यसभा को 14 दिन में धन विधेयक लोकसभा को लौटा देना चाहिए। लोकसभा इस संबंध में राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। किसके पास शक्ति है? ये शक्ति है किसके पास? राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं बजट में व्यय अनुमान को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और भारत की संचित निधि से किए गए व्यय को पृथक पृथक दिखाना चाहिए। बजट राजस्व खाते से व्यय और व्ययों का पृथक दिखाएगा। जो बजट होगा वो सब चीज़ें बिल्कुल अलग अलग दिखाता है। भारत की संचित निधि कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज किया गया खर्च संसद में मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। हालांकि इस पर संसद में चर्चा हो सकती है। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से संसद जो संचित निधियों से धन निकालने के क्या क्या प्रावधान है और किस किस तरीके से जो सारी चीज़ें हैं इन पर अगर हम बात करें कि बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उनको मैंने आपको पूरा बताया। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें कब कब बुलाई जा सकती है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।